नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ, साथ में आपके शिखा ठाकुर। राजपथ की शुरुआत करेंगे सीमा हैदर के साथ। जी हाँ, सीमा हैदर हर सवाल का बेहद चालाकी से जवाब देती है। जिन सवालों पर वो फंसती है तो उसका जवाब ही घुमा देती है और इसी वजह से जांच एजेंसियों को सीमा पर शक है। और अब सीमा का आईक्यू, एटीट्यूड, साइकोलॉजिकल और सेक्सोलॉजिकल टेस्ट कराने की तैयारी की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि सीमा के पाकिस्तान से आने के पीछे सिर्फ मोहब्बत है या फिर है कोई साजिश। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सच्चा है प्यार या साजिश सीमा पार? पाकिस्तान टू हिंदुस्तान, क्या था प्लान? अनसुलझे सवाल, मचा है बवाल। क्या सीमा को देनी होगी अग्नि परीक्षा? सीमा हैदर, ये वो नाम है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। महज चंद महीने पहले तक अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान में गुमनामी की जिंदगी जीने वाली सीमा आज मशहूर हो चुकी है। आज सीमा भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि मीडिया का जमावड़ा उसकी चौखट पर है। सचिन के प्यार में जीने मरने की कस्में खाने वाली सीमा पाकिस्तान से वाया दुबई, नेपाल से बॉर्डर पार करते हुए यूपी के सिद्धार्थनगर के जरिए भारत में दाखिल हुई और फिर वो सचिन के साथ रहने लगी। सीमा को जेल भी जाना पड़ा, सीमा को पुलिस के सवालों का सामना भी करना पड़ा, मीडिया को सैकड़ों जवाब देने पड़े और एटीएस की पूछताछ का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सीमा अडिग है। उसका कहना है कि वो सचिन से मोहब्बत करती है, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान गई तो मार दी जाएगी। सवाल ये है कि आखिर अब सीमा का क्या होगा? सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा, सीमा को जेल भेजा जाएगा, या अभी फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा, या फिर सीमा को भारत की नागरिकता देकर देश में ही सचिन के साथ रहने की इजाजत दे दी जाएगी? सीमा ने 18 घंटे के पूछताछ में जिस तरह से बेबाकी से जवाब दिया, जैसे उसे किसी ने ट्रेंड किया है। एजेंसीज को शक है कि सीमा के भारत आने का मकसद कुछ और ही है। यही नहीं, इंट्रोगेशन के दौरान सीमा जिस कॉन्फिडेंस से जवाब दे रही थी, उसे देखकर लगता है कि वो अब भी काफी कुछ छिपा रही है। सीमा का भारत आना, 50 दिन तक यहाँ रहना, फर्जी आधार कार्ड बनवाना, पकड़े जाना और बेल होना, पहले पुलिस फिर तमाम जांच एजेंसीज की पूछताछ में बेबाक जवाब और मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं अटकना नहीं, सिर्फ रटी रटाई बातें ही कहना, ये जानना काफी अहम है कि सीमा का आईक्यू लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। सवालों में सीमा का हो सकता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। आईक्यू, एटीट्यूड और साइकोलॉजिकल टेस्ट से दिमाग को जांचने की कोशिश। एजेंसी इस टेस्ट की परमिशन के लिए जल्द ही जाएंगी कोर्ट। एजेंसीज को शक है कि सीमा को किसी ने ट्रेनिंग दी। सचिन से बार बार इश्क का दावा करने वाली सीमा की सच्चाई क्या है? क्या सीमा वाकई मोहब्बत करती है? क्या सीमा सिर्फ प्यार के लिए हर सीमा को तोड़ कर आई है? क्या सीमा सिर्फ सचिन के प्यार में पागल होकर सरहदों को पार कर गई, या फिर सीमा का सच कुछ और है? ये सवाल वो हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। पूरा देश इस बात को जानना चाहता है कि सीमा और सचिन के रिश्तों की सच्चाई क्या है। सीमा हैदर की मिस्ट्री एक ऐसी मिस्ट्री बन चुकी है जो हर बीतते दिन के साथ कंफ्यूज कर देने वाली है। सीमा और सचिन की लव स्टोरी में जितने पेच हैं, उतने ही अनसुलझे सवाल भी। हिंदुस्तान के सचिन मीणा से मिलने के लिए सीमा ने न केवल अपने घर की दहलीज लांघी, बल्कि 2 देशों की सरहदों को लांघते हुए यूपी के ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। सीमा हैदर जब से भारत आई है तब से वो शक के घेरे में है, लेकिन सीमा सिर्फ एक ही बात कह रही है कि वो सचिन से प्यार करती है, इसीलिए वो भारत आई है। इसके अलावा उसने कोई और गुनाह नहीं किया। हालांकि सीमा का आगे क्या होगा, इस पर कोई साफ तस्वीर नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि सीमा को कई टेस्ट से गुजरना होगा। एजेंसीज सीमा के दिमाग को पूरी तरह से पढ़ना चाहती हैं, क्योंकि एजेंसीज को साजिश का पूरा शक है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए आगे बढ़ते हैं, सियासी खबरों का रुख करते हैं। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि आज में जियो लेकिन कल की चिंता मत करो। हालांकि सियासत में यह नियम लागू नहीं होता। आज अखिलेश यादव बेचैन हैं क्योंकि उन्हें कल की चिंता है, क्योंकि 24 जुलाई को उनके 4 नेता सपा को अलविदा कहकर बीजेपी में जाने की फिराक में हैं। और सूत्रों का कहना है कि कार्यक्रम तय है, 4 बड़े दिग्गज 24 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जो अखिलेश के लिए एक बड़ा झटका है, बड़ी टेंशन है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अखिलेश इन ट्रबल, दिग्गज छोड़ेंगे दल। मुश्किलें नहीं कम, सपा कैसे दिखाएगी दम। यूपी का सियासी पारा हाई, दल बदल की बारी आई। अस्सी सीटों वाला स्टेट, बीजेपी से जंग डायरेक्ट। अखिलेश यादव लाख दावे कर ले, अपनी पार्टी को मजबूत बताएं, लेकिन हकीकत में अखिलेश यूपी की राजनीति में कमजोर होते नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने 2022 में ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल, जयंत चौधरी, संजय चौहान, केशव देव मौर्य जैसे नेताओं को साथ लेकर चुनाव लड़ा, लेकिन अखिलेश सत्ता से दूर ही रहे। आजमगढ़, रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार हुई। रामपुर, स्वार और 96 विधानसभा सीट का उपचुनाव भी सपा हार गई। तो यूपी के 17 नगर निगमों के मेयर पद पर भी सपा की हार हुई। दरअसल 2014 के बाद से यूपी में सपा लगातार हारती चली आ रही है। तो सपा के विधायक दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। गठबंधन में शामिल रहे ओपी राजभर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और अब सपा के कुछ और चेहरे उसे झटका देने वाले हैं। साथ ही इनमें एक नेता सहयोगी पार्टी रालोद का भी है। इन नेताओं में जो नाम है वो सुषमा पटेल, पूर्व विधायक हैं, साहब सिंह सैनी पूर्व मंत्री भी हैं, जगदीश सोनकर पूर्व विधायक का नाम है और राजपाल सैनी पूर्व सांसद आरएलडी का नाम भी शामिल है। भाजपा ने 2024 की जीत के लिए यूपी में मिशन डिमोलिशन शुरू कर दिया है। डिमोलिशन मतलब तोड़फोड़। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान के बाद अब 4 बड़े नेता भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसकी डेट भी तय हो गई है, 24 जुलाई। इनमें सपा और रालोद के नेता हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 4 नेताओं में साहब सिंह सैनी, सुषमा पटेल, राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर का नाम है। अगर ये लोग बीजेपी में जाते हैं तो सपा को पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी दोनों जगह झटका लगेगा। अब आपको इन नेताओं के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले बात सुषमा पटेल की। सुषमा पटेल मुंगरा बादशाहपुर से विधायक रही हैं। 2020 में मायावती ने बीएसपी से निकाला। सुषमा सपा में शामिल हुई तो 2022 में चुनाव लड़ा। मड़ियाहू सीट से चुनाव सुषमा हार गई। पश्चिमी यूपी में कुर्मी बिरादरी का मजबूत चेहरा इनको माना जाता है। सुषमा की सास भी 2 बार विधायक रह चुकी है। डिम्पल यादव की करीबी हैं सुषमा पटेल। 2019 में जौनपुर की सीट बीएसपी के खाते में गई थी और बीएसपी के श्याम सिंह यादव यहाँ चुनाव जीते थे। 2024 के लिए बीजेपी जौनपुर को लेकर पूरी तरह से किलेबंदी करना चाहती है। इसी वजह से वो जगदीश सोनकर को अपने पाले में लाना चाहती है। वो 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2022 में टिकट कटने से नाराज हो गए थे। मछली शहर से रागिनी सोनकर को टिकट मिला था और एससी वर्ग से जगदीश आते हैं। निकाय चुनाव के बाद से साहब सिंह सैनी बीजेपी में जाने की कोशिशों में लगे हुए थे और अब माना जा रहा है कि लखनऊ में 24 जुलाई को वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अखिलेश सरकार में साहब सिंह सैनी मंत्री रहे हैं। सम्मान न मिलने से सैनी नाराज हुए। सहारनपुर में मिला था ज्वाइनिंग का निमंत्रण, लेकिन सैनी लखनऊ में ही बीजेपी में शामिल होंगे। दरअसल पश्चिमी यूपी में साहब सिंह सैनी बड़ा चेहरा है।
सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि रालोद में भी सेंधमारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और राजपाल सैनी को अपने पाले में लाकर वो जयंत को झटका देने की तैयारी में है। राज्यसभा सदस्य रहे हैं राजपाल, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, आरएलडी के कद्दावर नेताओं में से एक है। 2022 में खतौली से सैनी हार गए थे। ये पूरी कहानी तो हो गई सेंधमारी की, लेकिन बीजेपी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वो सपा के सहयोगियों को भी तोड़ने की कोशिशों में लगी हुई है। महान दल के केशव देव मौर्य और जनवादी पार्टी के संजय चौहान के साथ साथ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद भी बीजेपी के संपर्क में है और माना जा रहा है कि 2024 में ये लोग एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। अब ऐसी तोड़फोड़ यकीनन सपा को कमजोर करेगी और देखना होगा कि ऐसे हालातों में अखिलेश कैसे खुद को मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए, ग्वालियर को ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। मध्य प्रदेश में बीते विधानसभा चुनाव में सिंधिया कांग्रेस में थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी में है, तो जाहिर सी बात है कि वार तो वहां होगा ही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंच से सिंधिया को ललकारा, तो पलटवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी किया। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का घमासान, तेज हुआ जुबानी संग्राम। प्रियंका का वार, सिंधिया का पलटवार। गढ़ में गर्जी प्रियंका, बजा चुनावी डंका। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में रैली करके प्रियंका ने चुनावी शंखनाद किया और उनके निशाने पर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इतना ही नहीं, ग्वालियर में कुछ पोस्टर्स भी लगे थे जिसे लेकर खूब हंगामा हो रहा है। पोस्टर्स में लिखा गया था कि ग्वालियर के तत्कालीन शासक सिंधिया ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया था। फिर 1967 और 2020 में कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अपनी रैली में जमकर निशाना साधा था। एक बात है, देखिए, दो बातें। इंसान की जो नींव होती है ना, उसी तरह की नियत होती है, और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नींव होती है उसी तरह की नियत होती है। ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी। पैसों से खरीदी सरकार है, तो इसकी नियत, इसका नतीजा क्या है कि इसकी नियत ही खराब है। शुरू से सिर्फ लूट, सिर्फ घोटाले में ध्यान रहा है। ऊपर से 18 साल से सरकार चली आ रही है। अब आप बताइए, 18 सालों के लिए जिसके पास सत्ता होती है उसको क्या होता है? 18 सालों से सत्ता में रहने से अहंकार होता ही होता है, और इस कदर होता है कि जो आसपास के अधिकारी होते हैं, जो साथी होते हैं, वो भी सच्चाई नहीं बताते। तो 18 सालों में नेताओं की ये आदत अक्सर हो जाती है कि वो सोचने लगते हैं कि सत्ता तो हमेशा ही उनके साथ रहेगी। प्रियंका गांधी ने सिंधिया पर उनके गढ़ में निशाना साधते हुए कहा कि अचानक कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की विचारधारा बदल गई। 18 सालों के लिए जिसके पास सत्ता होती है उसको क्या होता है? 18 सालों से सत्ता में रहने से अहंकार होता ही होता है, और इस कदर होता है कि जो आसपास के अधिकारी होते हैं, जो साथी होते हैं, वो भी सच्चाई नहीं बताते। प्रियंका गांधी के इस हमले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि जिन्होंने इतिहास का पन्ना भी नहीं पढ़ा, उन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए। मेरे और मेरे परिवार के कर, विचार और विचारधारा ग्वालियर संभाग, मध्य प्रदेश और देश के लिए समर्पित है। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता को अपनी पार्टी में शामिल ही क्यों किया? जो उनकी भूमिका है वो निभाएंगे। जो लोगों ने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, उनको जो कहना है कहने दो।
मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरी परिवार की सोच ग्वालियर के प्रति समर्पित है, संभाग के प्रति समर्पित है, मध्य प्रदेश के प्रति समर्पित है और देश के प्रति समर्पित प्रियंका है। गांधी ने कहा और था, मुझे किसी को भी, खास करके मंच पे जो बैठे हुए थे, उन लोगों को मुझे अपना प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। और अगर उनको इतनी चिंता थी तो मेरे पूज्य पिताजी को कांग्रेस में क्यों लिया? अगर इतनी चिंता थी तो मुझे कांग्रेस में क्यों लिया? तो चुनावी साल में मध्य प्रदेश में वार पलटवार का सिलसिला तेज है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो सियासी जंग भी दिलचस्प होती नजर आ रही है। अभी तो शुरुआत है, जंग अभी और विध्वंस होनी बाकी है। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर जो उनकी 5 गारंटियां हैं, चाहे ओपीएस की बात हो, महिलाओं को 1500 रुपए या 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, ये तमाम जो योजनाएं या बिजली बिल 100 यूनिट तक फ्री करने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर वो बात करती नजर आई। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे के बाद कांग्रेस पार्टी का एक तरह से इलेक्शन कैंपेन ग्वालियर चंबल में लॉन्च हो गया है और बड़ी संख्या को देखकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो बड़े नेता हैं आज मंच पर बहुत खुश नजर आए। अब देखना यह है कि जो भीड़ है वोट में कितना तब्दील होगी और ये मोमेंटम प्रदेश में किस तरह से आगे बढ़ेगा। प्रदेश की 34 सीटों पर एक तरह से ग्वालियर चंबल की जो 34 सीटें हैं वहां पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर जाकर उन्होंने गद्दार मुंह से नहीं कहा, लेकिन प्रियंका गांधी ने इशारों में ये कह दिया कि जिन्होंने गलत काम किया उनको सबक सिखाना होगा और लंबे मतों से या बड़ी बहुमत से सरकार यहाँ बनानी होगी ताकि कोई चोरी ना कर सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि ग्वालियर के इस मोमेंटम को कांग्रेस कैसे आगे बढ़ाएगी और कांग्रेस पार्टी आगे किस तरह से बढ़ती नजर आएगी पूरे प्रदेश में, या कहें कि बीजेपी किस तरह से काउंटर करेगी। जो बड़े नेता हैं, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, जो लगातार दौरे कर रहे हैं प्रदेश में, वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे उसको लेकर देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासी लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, 12/24 ग्वालियर। देखिए, देश का कोई हिस्सा सुलग रहा हो, देश का कोई हिस्सा जल रहा हो तो यकीनन किसी को चैन नहीं मिलेगा। बेचैन निगाहें उसकी ओर देखती रहेंगी, लरचती आवाज खुशहाली के लिए दुआ मांगेगी। लेकिन चिंगारी से घिरे मणिपुर के लिए अफसोस है कि हमारी दुआएं भी काम नहीं आ रही। सरकारों की कोशिशें भी इस वक्त बेअसर है। एक चीज है जो वहां जरूर हो रही है और उसका नाम है सियासत। 80 दिनों से अंगारों की आग में तपता मणिपुर सियासत नहीं चाहता, वो पूरे देश का साथ चाहता है। लेकिन क्या कहें, हालात ऐसे हैं कि शनिवार को एक बार फिर से मणिपुर सुलग उठा और लोग पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। रिपोर्ट देखनी जरूरी है। हैरानी है, अफसोस है, गुस्सा है कि बीते 80 दिनों से देश का एक राज्य विरोध की आग में सुलग रहा है। मणिपुर चिंगारी की लपटों से घिरा हुआ है। हाल ही में 2 महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश की निगाहें मणिपुर पर है और देश शर्मसार भी है। अंडरग्राउंड मिजो नेशनल फ्रंट के मिलिटेंट्स के संगठन पीस अकॉर्ड MNF रिटर्नीज एसोसिएशन ने एक बयान जारी करके कहा कि मिजोरम में रहने वाले मैतेई लोगों को उनकी सुरक्षा के मद्देनजर राज्य छोड़ देना चाहिए। मणिपुर में 3 मई से 28 जून तक 5,960 FIR दर्ज, इनमें से 1,771 की 0 FIR। 1/3 मामले महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। बिष्णुपुर जिले में शनिवार देर शाम 2 समूहों के बीच गोलीबारी शुरू हुई। महिलाओं ने सड़कों को जैम किया और टायर जलाए। वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक कुकी समुदाय के 100 से ज्यादा लोगों ने बिष्णुपुर जिले की ट्रोबुंग ग्राम पंचायत में मैतेई समुदाय के कुछ घर और एक स्कूल जला दिए। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर हालात पर नियंत्रण किया। मणिपुर में 80 से ज्यादा दिनों से जातीय हिंसा जारी है, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मिजोरम सरकार ने शनिवार को राज्य में रहने वाले मैतेई समुदाय के लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और उनसे अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा। मैतेई लोगों के राज्य से पलायन करने की खबरों के बीच सरकार ने यह आश्वासन दिया। वहीं मणिपुर को लेकर के सियासत भी चरम पर है। महिला के ऊपर हुआ अत्याचार, दुष्कर्म उतना ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना। और मैं तो कहूँगा पूरे समाज को,
सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस पे एक अच्छी चर्चा हो, सदन में हो, सभी दल उसमें भाग लें और किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। चिंताजनक है, बर्बर हत्या का, बर्बर नग्न व्यवहार, एक महिलाओं को नग्न परेड करवा करके आप क्या करना चाहते हैं? जो कुछ आया है सामने वह शर्मसार करने के लिए दुनिया के सामने। भारत की जो महिला प्रधान संस्कृति वाला देश है, जहाँ देवी के रूप में महिला की पूजा की जाती है, उस देश के अंदर इस तरीके के व्यवहार की कोई कल्पना कर सकता है? और मालूम है क्यों हुआ है? जिससे हुआ कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाया, क्योंकि आप जो है बहुसंख्यक समुदाय को अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि भविष्य की तुम्हारी राजनीति ठीक हो सके। मतलब भविष्य में मणिपुर में भाजपा नित सरकार बन सके, उसके लिए मणिपुर को आग में झोंक दिया गया और महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार की घटना के लिए कोई नहीं, केवल भाजपा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है। मणिपुर से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वीडियो सामने आई है जिसको देख के मैं खुद ही सहम गई हूँ और मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से दो लड़कियों को एक झुंड आदमियों का घेर लेता है और उन दोनों मणिपुरी लड़कियों के साथ सबसे बड़ी अभद्रता की जाती है। उन लड़कियों के जबरदस्ती कपड़े उतरवाए जाते हैं, उन्हें सड़क पर नंगा परेड करा जाता है और उस दौरान वो आदमी लड़कियों को नोचते रहते हैं, उन्हें गंदी तरीके से छूते रहते हैं। लड़कियां चीखती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, मदद की गुहार मांगती रहती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। उसके बाद लड़कियों के साथ गैंगरेप तक किया जाता है और 2.5 महीने पहले कि ये घटना है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी अरेस्ट नहीं करा गया। मुझे शर्म आ रही है कि ये हमारे ही देश में इतना घिनौना अपराध किया गया। देखिए, बहुत ही दिल दहला देने वाली ये घटना हुई है। इस घटना ने हमारे हिंदुस्तान की सारी तहजीबों को बखेर दिया है, तितर बितर कर दिया है।